हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे यूजीसी नेट द्वारा आयोजित लॉ एग्ज़ाम की। यह एग्ज़ाम देने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब यह एग्ज़ाम एनटीए नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया जाता है, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अगर आपने एलएलएम किया है तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, मतलब मास्टर ऑफ लॉ। बीए एलएलबी या फिर एलएलबी के बाद आपको एलएलएम करना पड़ती है और आप यह टेस्ट दे सकते हैं। यह टेस्ट देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपका स्कोर कार्ड मेरिट में आ जाए। तो आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इस प्रीवियस ईयर पेपर को करवाने का मकसद यह है कि आप जानें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर देखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस देखना। किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस आपको नहीं पता है तो यह ऐसा है जैसे कि नेगेटिव पॉइंट की ओर जाना। उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि पेपर का कंपटीशन कितना है, टफ कितना है, फिर हमें कट ऑफ देखनी चाहिए। उस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। इससे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का पीएचडी का पेपर देख चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलएम का पेपर देख चुके हैं, बीएचयू का एलएलएम का पेपर देख चुके हैं और विभिन्न सारे जुडिशियल एग्जामों को हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आप जाइए जुडिशरी के पेपर देखिए, एलएलएम के पेपर देखिए, एलएलबी के पेपर देखिए और कमेंट करिए कि किस प्रकार के पेपर या कोई आपको तैयारी चाहिए है। जल्दी हम यूपीएससी के लॉ ऑप्शनल का कोर्स चालू करेंगे, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम 2020 होगा। उसके बाद लॉ ऑप्शनल की सीरीज चालू होगी, जिस हमारी टीम में 10 से 15 मेंबर्स हैं जो लॉ के टीचर्स हैं, वो भी तैयार हैं। तो जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। तो आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो मेन पेपर होता है, जैसे कि आप लॉ है तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 51 है, तो जो बाकी के 50 क्वेश्चन थे वो हर एग्जाम वाले के लिए देने पड़ते हैं। जैसे कि कॉमर्स बैग का नेट एग्जाम दो आप या लॉ का, तो वो 50 क्वेश्चन जनरल रहते हैं और ये आपका लॉ एक प्रकार का ऑप्शनल टाइप में है। तो उन 50 क्वेश्चन में पैसे जाता है, थोड़ी सी मैथ्स रीजनिंग आती है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स आता है, थोड़ा सा जीके आता है। तो वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए वो हम देख रहे हैं। तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास वीडियो आने लगें, आगे की वीडियो आपके पास आने लगेंगी। तो क्वेश्चन पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट asserts that law and morality are complementary and supplementary to each other। तो यह इसके ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, काफ़ी फेमस विधि वक्ता हैं। नेक्स्ट है हैंस केल्सन। उसके बाद ऑप्शन में है प्रोफेसर एचएल हर्ट और उसके बाद है डेवलन। तो मतलब है निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का कथन है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं। आप जूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसने इन्हें कहा है। तो आज टाइम कम है, वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए आज हम क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। अगली वीडियो में हम इनके आंसर को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अब इनकी हमारे पास पूरे क्वेश्चनों की आंसर की नहीं है, आधे की है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि फुल क्वेश्चन पेपर आपके लिए करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालमन इन्यूमरेट्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट्स। 4 सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो सब्जेक्ट ऑफ राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, कंटेंट ऑफ राइट या टाइटल ऑफ राइट। तो द 5th कैरेक्टरिस्टिक इज। तो 5th कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो सालमंड ने विधिक अधिकार के 5 अभिलक्षणिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस तरह की 4 विशेषताएं तो निम्नलिखित दे दी गई हैं। अब 5वीं विशेषता पूछी गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नेट एग्जाम लॉ से देना चाहते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी। एक तो है सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं, और दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इसमें ही ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं और ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ जाते हैं। तो आप अगर 2 सब्जेक्ट में आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट देयर इज इन एसेंस no difference between the legal personality of a company and that of an individual। ऑप्शन में है मैटलैंड, डाइसी, और आपको बता दूं कि डाइसी काफ़ी फेमस विधिवेत्ता हैं, ब्रिटिश हैं ये। डाइसी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल ऑफ लॉ भी डाइसी का दिया हुआ है।
तो गिरके और केल्सन। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किनका कथन है कि सारता किसी कंपनी और व्यक्ति के विधिक व्यक्तित्व के मध्य कोई विभेद नहीं है? ऑप्शन है मेटलैंड, डाइसी, ग्यार्क और केल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविल एंड द क्रिमिनल लायबिलिटी। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसके ऑप्शन देख लें। क्वेश्चन है सिविल और आपराधिक दायित्व के मध्य विभेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिविल दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कारित किया जाता है, किंतु आपराधिक दायित्व की स्थिति उस दशा में उत्पन्न होती है जब समाज के प्रति कोई अपराध होता है। तो पहला ऑप्शन यह है और यह इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी इज अ रिलेटिव टर्म एंड इज रेफर्ड टू रिप्रेजेंट द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस रिएक्शन और ग्रुप फॉर्मिंग लेस देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग केस। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा? ऑप्शन है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, यह क्वेश्चन सबसे रिपीटेबल क्वेश्चन है, यह वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई एग्जामों में यह आया है, इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद है इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और उसके बाद फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है ऊषा मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मतलब इसी का हिंदी मतलब है कि अल्पसंख्यक एक सापेक्षिक पद है और उसे भाषाई अथवा धार्मिक वर्गों अथवा राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से कम आबादी से बने समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस बात में की थी? तो TMA पाई फाउंडेशन, PA इनामदार केस, इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन केस या ऊषा मेहता केस। काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अपॉइंटमेंट ऑफ आ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय। जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है कलेजियम ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट कंसर्न। नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। और फोर्थ और लास्ट है द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट कंसर्न। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किन के द्वारा की जाएगी? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिविल जज 2019 में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन इंक्लूड नहीं है। तो 3 ऑप्शन थे और एक में था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, एक में था सेशन जज, एक में था एडिशनल सेशन जज। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप जुडिशियल लेवल के एग्जाम उठाकर देखें तो आपको यह मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार आया है। आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम बाद इंसर्टेड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन 32nd अमेंडमेंट एक्ट 33rd 35th या 36। तो इसमें 36 है शायद, लेकिन आप चेक कर लीजिए। तो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371F किन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो 36वां संशोधन अधिनियम है, लेकिन आप इसको चेक कर लें।